वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7th। बीच में थोड़ा लंबा गैप हुआ क्योंकि एग्ज़ाम को लेकर के भी थोड़ा बिज़ी रहे हम लोग, और एक जान पहचान में डेथ भी हुई थी, इस वजह से थोड़ा बीच में गैप हुआ। बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल हमारे पास 17 लेसन्स हैं इंग्लिश में। 3 हम कर चुके हैं एग्ज़ाम से पहले, चौथा भी हम कर लेंगे। 4 एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम में 4 से 5 चैप्टर्स होने चाहिए। चौथा आज हम कर रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले उम्मीद करते हैं 5 चैप्टर्स हो जाएंगे तो हम कोर्स से थोड़ा आगे ही रहेंगे। ग्रामर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेसन नंबर 4, टू डैफोडिल्स। सबसे पहले रॉबर्ट हेरिक के बारे में जानिए। 1591 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु हुई 1674 में। ये एक इंग्लिश लिरिक पोएट थे, गानों के जैसी कविताएं लिखा करते थे। हिज नोटेबल वर्क इंक्लूड्स हेस्पेराइड्स। हेस्पेराइड्स एक किताब थी जिसमें 1200 से ज़्यादा छोटी छोटी कविताएं थीं। वो किताब इनकी थी, सो बहुत इनकी प्रशंसा हुई थी इसके लिए। और जो पोएम्स थे उसमें ज़्यादा एपिसल्स थे, एपिग्राम्स थे और लव पोएम्स थे। एपिसल्स और एपिग्राम्स। एपिसल्स होते हैं जो पोएम्स होते हैं जिनको चिट्ठी वगैरह के तौर पे लिखा जाता है। जैसे पोएम के तौर पे अपने किसी दोस्त को हम कोई एक थीम उठा लिया और अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिख दी, और चिट्ठी जो है पोएम के फॉर्म में लिखा, तो वो भी एक पोएम हो गया। ऐसे ही एपिग्राम्स होता है। एपिग्राम्स होते हैं कि जनरली गाने के तौर पे लिखते हैं, थोड़ा सा फ़नी होता है, और ये इसका तरीका होता है थोड़ा फ़नी वे में। उसको सटायर हम कहते हैं कि समाज के जो मुद्दे होते हैं, जैसे अभी समाज में अगर मुद्दों को लीजिए तो अभी जैसे एक बीमारी का मुद्दा है, सोशल डिस्टेंसिंग का, लोगों से दूर रहने का एक मुद्दा है, तो इन मुद्दों पर थोड़ा फ़नी वे में, थोड़ा हास्य को लेकर के अगर लिख देते हैं तो वो एपिग्राम कहलाता है। He was influenced by classical Roman poetry and wrote on pastoral themes। जो पुराने क्लासिकल रोमन पोएट्री, रोम में जो पोएम्स लिखे जाते थे उससे बड़े प्रभावित थे वो। ऐसी ही कविताएं लिखना चाहते थे, लिखा करते थे, और इनके जो थीम्स होते थे वो पास्टोरल होते थे। पास्टोरल कहने का मतलब होता है कि ये एक स्टाइल है जिसमें कि थोड़ी सिंपल भाषाएं होती हैं, और जनरली जो शेफर्ड्स होते थे, जो गरेड़िए वगैरह होते थे, वो जो गाने वाने गाते रहते थे, उस तरह की जो पोएम्स होती हैं वो ये लिखा करते थे। फाइंड में रॉबर्ट हेरिक जो हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे 17वीं सेंचुरी के एक पोएट बेन जॉनसन से। तो अभी आप लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, बेन जॉनसन की कोई कविता आप चाहें तो पढ़ें। मन करे कोई पोएम पढ़ने का ऐसा, मुझे बताएं, उस पोएम को मैं पढ़ाऊँगा। भले उससे एग्ज़ाम में नहीं आए या वो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसे ही हम चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगर आपको बेन जॉनसन की लिखी हुई कोई कविता पढ़नी हो तो उसका नाम मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, वो पोएम हम एक दिन पढ़ेंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंडरस्टैंड, हेरिक वॉज नोन फॉर राइटिंग लिरिकल पोएट्री। जैसा कि बताया कि गानों के रूप में जिसको गाया जा सके ऐसी कविताएं वो लिखा करते थे। और लिरिकल पोएम इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस। छंद में लिखा जाता है इनको, ठीक है। छंद यानी कि गाने जैसे गाए जाते हैं। ये सिंपली समझिए कि लिरिकल पोएम्स जो होते हैं उनको आप गानों के तौर पे सुर लगा करके गा सकते हैं। और इसमें जो एक्सप्रेशन होता था उनका वो रोमांटिक होता था। रोमांटिक का मतलब होता है रुमानी। रुमानी कहने का मतलब जो इमेजिनेटिव होता है, रियलिस्टिक नहीं, ठीक है, यथार्थ से दूर, और कल्पनाओं की दुनिया की जो पोएट्री होती है वो रोमांटिक या रुमानी, हिंदी में रुमानी शायद उर्दू शब्द है, इंग्लिश में रोमांटिक कहते हैं। दिस पोएम्स हैव अ सॉन्ग लाइक रिदम। इनमें गानों के जैसा रिदम होता है, लय होती है इनमें। वंडर वाला पोर्शन देखिए। द 17th सेंचुरी इंग्लैंड सॉ द राइज ऑफ 2 ग्रुप ऑफ पोएट्स। 17th सेंचुरी जो हुई 1601 से लेकर के अभी जैसे 2020 चल रहा है, तो 1600 जब चल रहा था, आज से 400 साल पहले,
तो वो जो सेंचुरी थी 1601 से लेकर के 1700 तक की, तो वो 17th सेंचुरी कहलाई। उसमें दो तरह के पोइट्स जो हैं वो आए, एक मेटाफिज़िकल थे और दूसरे कैवेलियर थे। जो मेटाफिज़िकल होते थे, मेटाफिज़िकल जो पोइट्स होते थे, उनकी कविताएं बड़ी गहरी होती थी, उनमें मतलब बड़ा गहरा होता था और उन पोएम्स को पढ़ने के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ता था, आसानी से समझ में नहीं आती थी। कैवेलियर जो लोग थे, ये जो पोएम्स लिखते थे वो बड़ी हल्की फुल्की होती थी, मीनिंग इनका भी बड़ा गहरा होता था, लेकिन बातें कहने का स्टाइल वो थोड़ा सिंपल होता था, आप आराम से पढ़ करके समझ सकते थे। इस पोएम को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बड़े आसानी से आप इसका मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि जो रॉबर्ट हेरिक थे, ये कैवेलियर वाला जो ग्रुप था पोएट्स का, उसको बिलोंग करते थे। ये बहुत भारी भरकम कविताएं नहीं लिखते थे, ये ऐसी कविताएं लिखते थे जो समझने के लिए बड़ा आसान हो। ठीक है, तो ये पोएम पढ़ने से पहले हमको जानना था, हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं पोएम में। Do you know that Methuselah, a pine tree from California's White Mountains, is thought to be almost 5,000 years old? क्या आप जानते हैं कि मेथुसेला नाम का एक पाइन ट्री है। पाइन ट्री आप ये समझिए कि इस तरह के जो ये होते हैं ट्रीज़, जो ऐसा कोन के शेप में होते हैं। जनरली आप देखिएगा फ़ोटोज़ वगैरह में बने रहेंगे, वो कोन के शेप में। मैं दिखाई देता हूँ, ये जो आप देखिएगा इस तरह के शायद अभी आप देख पा रहे होंगे, इस तरह के ये पेड़ होते हैं। ठीक है, तो ये पाइन ट्री कहलाते हैं। तो मेथुसेला एक पाइन ट्री है, कैलिफोर्निया के वाइट माउंटेन्स में ये उगता है और माना जाता है कि इसकी उम्र 5000 साल तक होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द शॉर्टेस्ट लिव्ड प्लांट्स आर समर एनुअल्स और स्प्रिंग एनुअल्स दैट लिव ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स। और दूसरी ओर कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, समर एनुअल्स या स्प्रिंग एनुअल्स, जो कुछ ही हफ्तों की जिनकी ज़िंदगी होती है। आज लगाइए, 2-3 हफ्ते में सूख जाएंगे। Isn't it fascinating to note such diversity in nature? ये कितना फैसिनेटिंग है, कितना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है कि नेचर के अंदर में कितनी डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, डाइवर्स होने का मतलब, जैसे पेड़ों की बात करें तो पेड़ कितने तरह के होते हैं, वो डाइवर्सिटी है। ठीक है, नाउ रीड दिस पोएम एंड सी व्हाई द स्पीकर कंपेयर्स डैफोडिल्स टू ह्यूमन बीइंग्स। अब इस पोएम को पढ़िए और देखिए कि पोएट डैफोडिल जो ये है, जो फ्लावर है, उसको ह्यूमन बीइंग्स से, इंसानों से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। पढ़ेंगे, हमको पता चलेगा। फेयर डैफोडिल्स, वी वीप टू सी यू, haste away so soon, as yet the early rising sun has not attained his noon. Fair daffodils, ये डैफोडिल को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, कि प्यारी डैफोडिल, ठीक है, जो फूल है उसको फेयर वर्ड यूज़ कर रहे हैं। फेयर का मतलब यहाँ पे प्यारा होगा। कि प्यारी डैफोडिल, वी वीप टू सी यू, हेस्ट अवे सो सून। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी। ठीक है, हेस्ट अवे कहने का मतलब गो अवे, और जल्दबाजी में गो अवे, कि इतना जल्दी जो तुम चली जाती हो, यू हेस्ट अवे सो सून, तुम इतना जल्दी जो चली जाती हो, वी वीप टू सी, ये देख करके हमें रोना आता है। ठीक है, फेयर डैफोडिल्स,
वी वीप टू सी यू हेस्ट अवे सो सून, इतना जल्दी तुमको जाता हुआ देख करके हमारे आंखों में आंसू आते हैं, हम रो पड़ते हैं। एज येट द अर्ली राइजिंग सन हैज़ नॉट अटेन्ड हिज नून, कि देखो ना, सुबह जो सन निकला था वो अपने नून पे यानी आफ्टरनून पे, 12 भी नहीं बजे हैं, अपने ठीक ऊंचाई पे सूरज पहुंचा भी नहीं है और तुम जा रही हो। स्टे, स्टे, 2 बार स्टे कहते हैं। 2 बार जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, जैसे ये कह रहा है रुक जाओ, ठीक है, और 2 बार कहता है रुक जाओ, रुक जाओ, कहने का मतलब कि ज़ोर दे के कह रहा है रुकने के लिए, ठीक है। ये चाहता है कि जो डैफोडिल है वो नहीं जाए, इतना जल्दी वो नहीं सूखे, इतनी जल्दी वो सूख करके गिरे नहीं, वो फूल थोड़ा देर रुके। अनटिल द हेस्टिंग डे हैज़ रन बैक टू द इवनिंग सॉन्ग, ठीक है, यहाँ इवन सॉन्ग लिख दिया है, ये इवनिंग सॉन्ग कह रहा है। चर्च में जो शाम को प्रेयर होती है उसको इवनिंग सॉन्ग कहा जाता है, यहाँ पे इवन सॉन्ग लिखा है। पोइट्स के पास ये आज़ादी होती है, वो शब्दों को छोटा करके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये पोएटिक लाइसेंस या पोएटिक लिबर्टी कहा जाता है इसको। कहते हैं कि स्टे स्टे अनटिल द हेस्टिंग डे हैज़ रन बट टू द इवनिंग सॉन्ग, कि शाम तक तो रुक जाओ, शाम में जब चर्च में प्रार्थना होगी तब तक तो रुक जाओ, इतनी क्यों जल्दीबाजी है। अनटिल द हेस्टिंग डे, डे भी कैसा है, हेस्टिंग, दिन भी जल्दी जल्दी बीतता है, ठीक है, लग ही नहीं रहा है कि दिन रुकने का नाम ले रहा है, कितना जल्दी दिन बीत रहा है। सो कम से कम शाम तो होने दो, ये दिन ऐसे ही बहुत जल्दी बीत रहा है, एक दिन भी नहीं बीता है, सूरज बस अभी आपने आफ्टरनून पे भी नहीं पहुंचा है और तुम जा रही हो, कम से कम इवनिंग सॉन्ग तक तो रुक जाओ, शाम ढलने तक तो रुक जाओ। एंड हैविंग प्रेड टुगेदर, और हमारे साथ थोड़ा तुम भी प्रे करो, चर्च में जो हम करते हैं, वी विल गो विथ यू अलॉन्ग, हम तुम्हारे साथ चलेंगे चर्च को, तुम जाओ मत अभी। वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे एज यू, हमारे पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है रुकने के लिए, हम भी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकेंगे, एज यू, तुम्हारी ही तरह। वी हैव एज शॉर्ट अ स्प्रिंग, जो हमारा स्प्रिंग है, जो अगर इंसानों के, अगर फूलों के लिए स्प्रिंग कहा जाए उनका मौसम, तो इंसानों के लिए जो उनका मौसम होगा वो वही बचपन है, वही जवानी है। तो कहता हमारा बचपन, हमारी जवानी भी बहुत लंबे समय तक रहने वाली नहीं है, हम भी तुम्हारे ही जैसे हैं। एज क्विक अ ग्रोथ टू मीट डिके, हम बहुत जल्दी ग्रो करते हैं ताकि डिके का मतलब होता है जब कोई चीज़ पुरानी होकर के ख़त्म होती है, तो उस डिके को मीट करना, मिलना, वहाँ तक पहुँचना, हम किसी से तभी मिलते हैं जब वहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो डिके यानी अंत, ठीक है, और कैसा अंत, सब चीज़ यूज़ हो करके जब अंत होता है तो डिके कहते हैं उसको। जैसे सपोज़ कीजिए कि ये मोबाइल फ़ोन है जिस पे हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे ये यूज़ हो रहा है, ये अपने अंत की ओर जा रहा है, तो ये डिके हो रहा है, फिर धीरे धीरे एक दिन ये ख़राब हो जाएगा, तो इसको फेंक दिया जाएगा। ऐसे ही इंसान भी होते हैं, वो पैदा होते हैं, फिर बढ़ते हैं, अपना जीवन जीते हुए एक दिन बुढ़ापे में जाते हैं, वही डिकेइंग है। तो कहते हैं कि वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे एज यू, हमारे पास भी बहुत छोटा ही समय है, बहुत थोड़ा सा ही समय है जैसे तुम हो। वी हैव एज शॉर्ट अ स्प्रिंग, हमारा भी जो स्प्रिंग है, हमारा भी जो जीवन है वो भी छोटा है जैसे कि तुम्हारा। एज क्विक अ ग्रोथ टू मीट डिके, और हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत क्विक है, हम तुरंत बड़े से बच्चे से बड़े हो जाते हैं, तुरंत हम बड़े से बूढ़े हो जाते हैं। और ये भी एज यू, तुम्हारे ही जैसे, और एनीथिंग, या फिर दूसरे किसी के भी जैसे। ऐसा तो कोई, मुझे पोएट कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई ऐसा है जो बहुत दिन तक जीता है इस धरती पर, पलक झपकते लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। एज क्विक अ ग्रोथ टू मीट डिके एज यू और एनीथिंग, हम भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और डिके यानी अंत को प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। एज यू और एनीथिंग, जैसे तुम होती हो या जैसे दूसरा भी कोई होता है, ऐसे ही हम इंसान भी तुरंत बड़े होते हैं, बचपन से तुरंत बड़े होते हैं, बड़े से तुरंत बूढ़े होते हैं, और बुढ़ापे के बाद हमारा अंत होता है।
वी डाई एज योर आवर्स डू, हम भी मर जाते हैं, हम भी ख़त्म होते हैं जैसे तुम्हारे आवर्स, आवर्स का मतलब समय, जैसे तुम्हारा समय ख़त्म होता है वैसे ही हम भी ख़त्म होते हैं, हम भी मरते हैं। एंड ड्राई अवे, और सूख करके ख़त्म हो जाते हैं, मतलब हमारा नामो निशान नहीं रह जाता है। लाइक टू द समर्स रेन और एज द बर्ड्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू नेवर टू बी फाउंड अगेन, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि गर्मी के समय की बारिश, गर्मी होगी, खूब गर्मी जिस समय रहती है, बारिश होती है तो उस धूप में बारिश की बूंदें तुरंत गायब हो जाती हैं, दोबारा मिलती नहीं। सुबह जो ओस की बूंदें होती हैं, सुबह तो दिखती हैं लेकिन थोड़े ही समय के बाद वो फिर गायब हो जाते हैं, फिर मिलती नहीं हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी हैं, हम सब भी तुम्हारे जैसे ही, यानी डैफोडिल के जैसे ही तुरंत बड़े होते हैं, तुरंत बूढ़े होते हैं, तुरंत ख़त्म हो जाते हैं, जैसे तुम होती हो या जैसे बाकी चीज़ें होती हैं। जैसे कि गर्मी के समय में बरसने वाली बूंदें बरसती हैं और यूँ सूख जाती हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कब बरसी और कब चली गई। वैसे ही जैसे सुबह की बूंदें होती हैं, ओस, जो सवेरे हम देखते हैं कि पत्तों पर ओस रहता है, फूलों पर ओस होता है, और थोड़ी सी धूप हुई और वो गायब हो जाता है और फिर मिलता नहीं है। तो ऐसे ही हम इंसान हैं, हमारा जीवन है, ऐसे ही तुम हो, ऐसा ही तुम्हारा जीवन है। यहाँ आखिर में जो एक वर्ड देख रहे हैं NE', वो एपोस्ट्रॉफी में V छुपा हुआ है, ठीक है। नेवर, नेवर टू बी फाउंड अगेन। पोएम्स याद कीजिएगा, ये सब आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये पोएम आज ख़त्म हुआ, आप लोग इसको पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा याद भी करने की, और कल हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। 1 से 2 दिन में क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी 20 मिनट के अंदर ही क्लास ख़त्म हो गई। इसमें जो मीनिंग्स एक बार और आप देख लीजिएगा। फेयर डैफोडिल्स, प्यारी डैफोडिल्स। हेस्ट का मतलब जल्दबाजी करना। अटेन्ड हिज नून, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, अचीव करना। तो सन अभी नून को प्राप्त नहीं किया है, यानी सन जो है वो अपने दोपहर तक नहीं पहुंचा है। अनटिल, जब तक कि ना। इवन सॉन्ग, इवनिंग सॉन्ग है। डीके का मतलब मैंने बता दिया, अंत। हाँ, आखिर में एक वर्ड पर्ल छूट गया था, इसको फिर से देख लीजिए। लाइक टू द समर्स रेन और एज द पर्ल ऑफ मॉर्निंग्स ड्यू। पर्ल कहते हैं, पर्ल PEARL, मोतियों को। तो सुबह का जो ड्यू है, सुबह की जो ओस की बूंदें हैं, वो मोतियों के जैसी होती हैं। तो और एज द पर्ल ऑफ मॉर्निंग ड्यू, तो जैसे मॉर्निंग का जो ड्यू होता है, मोतियों के जैसे जो चमकता है, थोड़ी सी धूप आती है, वो गायब हो जाती है, फिर दोबारा नहीं मिलती है। ऐसे ही हम इंसानों का जीवन है, ये जीवन हमें मिलता है, तुरंत ये ख़त्म हो जाता है और फिर हमें दोबारा ये जीवन नहीं मिलता है। यही पोएम था, यही पोएट कहना चाह रहे थे। ये पोएम ख़त्म हुई। कल हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। 1 से 2 दिन में क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अगला चैप्टर पैराडाइज ऑन अर्थ शुरू करेंगे। ये शायद कश्मीर के बारे में होगा, कश्मीर के बारे में ही है। ये चैप्टर भी उम्मीद कीजिए कि एग्ज़ाम से पहले ख़त्म हो ही जाएगा। मेधावी देवड़ा का लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू।